गुरुत्वाकर्षण। हम लोग आज स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 1 गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण शब्द को केवल दो खगोलीय पिंडों के बीच में होने वाले आकर्षण से न देखकर अपितु ऐसा देखना चाहिए कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व भी कहते हैं, मतलब ग्रेविटेशन को ग्रेविटी भी कहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से इसको प्रतिपादित कर सकते हैं जो न्यूटन के अध्ययन से किया गया है। न्यूटन ने क्या कहा है कि पिंड का प्रत्येक कण दूसरे कण को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ये न्यूटन ने अपने थियरी में इसको प्रतिपादित किया है। हम लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि हमने कई बार एक कहानी सुनी है कि वैज्ञानिक न्यूटन एक बार बगीचे में सोए हैं और उन्होंने देखा कि उनके बगल में सेब के पेड़ से सेब गिरा। तो उनके दिमाग में विचार आया कि ये सेब ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर से नीचे की ओर लंबवत, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में लंबवत नीचे की तरफ गिरा। ऐसा क्यों हुआ? यह सेब क्षैतिज दिशा में दूसरे तरफ क्यों नहीं चला गया, ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरा? अगर हम लोग होते उनके जगह पे तो हम लोग पेड़ को थैंक यू बोलते और बोलते कि अच्छा किया ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, और सेब लेके घर पे चले जाते। लेकिन वैज्ञानिक हर जगह साइंस को तथ्य के आधार पर विचार करता है, लॉजिक के आधार पर विचार करता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में उन्होंने खोज के बाद पता लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ कि सेब ऊपर से नीचे की ओर इसलिए गिरा क्योंकि पृथ्वी हर पिंड को अपने और गुरुत्व बल से आकर्षित करती है। इसके कारण सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरा। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि केवल पृथ्वी ही गुरुत्वाकर्षण बल प्रयोग करती है। ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही थी या लगा रही है, जो पेड़ पर सेब टंगे हुए उस पर भी गुरुत्व बल लगा हुआ है, जो बिल्डिंग सीधे खड़ी है उस पर भी गुरुत्व बल लगा हुआ है। जब भी वो सेब टूटेगा, ठीक है, या अलग हुआ पेड़ से, अभी तो पेड़ ने अपने बल से उसको रोक के रखा है और समान बल प्रयुक्त है। ऐसा नहीं कि पेड़ ज्यादा बल लगाया है, पेड़ का बल भी समान है और विपरीत दिशा में है। तुम लोग सोचोगे कैसे? बिल्कुल समान और विपरीत दिशा में है। समान है, लेकिन अब तुम लोगों के समान कैसे है? क्योंकि पृथ्वी उस पर बल लगा रही है और सेब भी उसको सेब को होल्ड करके रखा है। किसने? वृक्ष ने, पेड़ ने। अगर पेड़ ज्यादा बल लगेगा तो फिर से ऊपर चला जाएगा।
लेकिन नहीं, उसने समान बल प्रयुक्त करके रखा है जिससे वो उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी जिस डंठल पर सेव लगा हुआ है उस डंठल से डंठल टूटे, जैसे ही टूटेगा तो सेव हवा में आ जाएगा। अब पेड़ का बल उस पर प्रयुक्त नहीं है, अब सेव क्या स्वतंत्र है। तब सेव भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, अपना बल प्रयुक्त करेगा। किस पर? पृथ्वी पर। वो पृथ्वी को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेव का बल बहुत ही कम है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अर्थ। इसीलिए सेव पृथ्वी को आकर्षित नहीं कर सकती है, सेव द्वारा पृथ्वी आकर्षित नहीं हो रही है, बल्कि पृथ्वी द्वारा सेव आकर्षित होकर लंबवत दिशा में नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, पृथ्वी पर रहने वाली कोई भी वस्तु से पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए हर चीज पृथ्वी पर आकर्षित होकर नीचे की तरफ गिरती है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब खगोलीय जितने भी पिंड हैं, न केवल पृथ्वी पर, अब हम लोग अंतरिक्ष में चलते हैं, सौर मंडल में चलते हैं। अब सौर मंडल मतलब ऑफिशियल 8 प्लैनेट्स हैं, ऑफिशियल 8 ग्रह हैं सूर्य के, जो सूर्य की कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, एक निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी, जो सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। प्लूटो को ऑफिशियल ग्रह में अब काउंट नहीं किया गया, पहले काउंट करते थे उसको, लेकिन कुछ वर्ष पहले ना प्लूटो ऑर्बिट तोड़कर गायब हो गया। ऑर्बिट मतलब कक्षाओं से, जो निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हैं ग्रह, उसको तोड़कर कहीं और चला गया। 2-4 साल के लिए गायब हो गया था, लेकिन फिर दिखाई देने लगा। लेकिन कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। तो ऐसा होने पर उसको ऑफिशियल प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन ग्रह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। उसी प्रकार सूर्य भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थिर है, और सूर्य भी परिक्रमा करता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष स्वयं भी घूम रहा है, अंतरिक्ष भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थिर है और अपने पथ पर परिभ्रमण करता है, जो जलेबी के आकार की तरह अंतरिक्ष दिखाई देता है और घूमता रहता है। उसमें 100 करोड़ तारे हैं सूर्य के समान, और वो भी गुरुत्वाकर्षण बल से स्थिर है। उसी प्रकार ऐसे ऐसे 100 करोड़ अंतरिक्ष हैं जिससे ब्रह्मांड बनता है, और ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है, और वही बल गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण है। हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में और डीप में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी समझ में आया सबको? देखो, जैसे ये पृथ्वी है और ये वृक्ष है पृथ्वी पर, और सेव ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करता है, और वो भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी कक्षा में स्थिर रहता है। ठीक है, इसी प्रकार पृथ्वी पर
जो भी स्थित वस्तु है वो सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, वृत्ताकार गति या अभिकेंद्रीय बल। वृत्ताकार गति का मतलब है सर्कुलर मोशन, इंग्लिश में इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। टॉपिक सेकेंड, वृत्ताकार गति या अभिकेंद्रीय बल, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो हम लोग किसी पत्थर को किसी रस्ते में बांध देते हैं और उसको इस प्रकार घुमाते हैं। घुमाने की कल्पना करो, असली मत घुमा देना, किसी टकले गिर जाएगा। ठीक है, हाँ, तो पत्थर लेके दौड़ाएगा भाई, पत्थर लेके। तो इसलिए बहुत सारी चीज की कल्पना करते हैं। जैसे पहले दाहिने हाथ का नियम आता था, तो ऐसे उसमें था कि हम लोग किसी विद्युत चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि उंगलियां विद्युत चालक को चारों तरफ से घेर ले और अंगूठा बाहर की दिशा में निकला हुआ, ऐसा पढ़ाया जाता था हमारे समय। लेकिन बाद में मैंने किताब देखा, तो किताब में मैंने देखा कि वो किताब में ऐसा लिखा है कि हम लोग विद्युत चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें, क्योंकि विद्युत चालक में कुचालक पदार्थ नहीं है, खुला हुआ तार है। विद्युत चालक मतलब खुला हुआ तार। हमारे यहाँ ऐसा लिखा था कि विद्युत चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां घेर ले और अंगूठा बाहर की तरफ निकला रहे। फिर उसको चेंज कर दिया गया रूल को, उस स्टेटमेंट को मतलब चेंज किया गया नई किताब में। उसमें लिखा गया कि हम लोग चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें, असली में नहीं पकड़ना है, कल्पना करना है। तार को ऐसा पकड़ेंगे तो करंट हमारे बॉडी में भी फ्लो होने लगेगा, तो हम लोग कल्पना करेंगे। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग जो पत्थर को लेके रस्सी से बांधेंगे, बांधने की कल्पना कर रहे हैं। बचपन में घुमाया भी होगा, और उसको ऐसे घुमाएंगे जब हम लोग, है कि नहीं, ऐसे ऐसे मत घुमाना है, मुंह पे लग जाएगा, ऊपर से घुमाना होगा। ठीक है, हाँ, नहीं तो तुम लोगों को तो कृष्ण में चक्कर दे देंगे तो भी ऐसे ही खुद का मुंडी काट लोगे। ठीक है, हाँ, ऐसे भगवान ऐसे उठाते हैं चक्र को। ठीक है, मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन भगवान ऐसे उठाते हैं चक्र को। ठीक है, तो तुम लोग भी पत्थर को इस प्रकार घुमाने की कल्पना करो। तो जब तुम लोग घुमाओगे तो पत्थर क्या करेगा, चारों दिशा में घूमेगा। कौन से पथ पर घूमेगा, वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करेगा, वृत्ताकार गति से चारों तरफ घूमेगा। लेकिन मान लो कि वो पत्थर छूट गया, रस्सी से छूट जाए, तो वो जिस भी एंगल से छूटेगा, जहां वृत्ताकार पथ पर जो भी स्पर्श रेखा से छूटेगा उस दिशा में जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे गोल घूम के आ रहा है और ऐसे गोल घूम के आने के बाद यहाँ पर छूटा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर छूटा ऐसे गोल घूम रहा है, यहाँ पे छूटा तो ऐसे जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा निश्चित नहीं है। लेकिन उसका केंद्र जरूर निश्चित है, क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा है और वो हम लोग उसके केंद्र में हैं। हम जो रस्सी में पत्थर बांध कर घुमा रहे हैं, उसके केंद्र में हम लोग हैं। तो जो पत्थर घूम रहा है चारों दिशा में, उस पे जो बल प्रयुक्त है वो अभिकेंद्रीय बल है, जो बीच में है। उसी प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है और घूमते घूमते उसकी गति भी तेज हो रही है। कहीं कहीं पे उसकी गति तेज हो जा रही है, कहीं पे
कम हो जा रही है, लेकिन वो घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहा है। और पृथ्वी ने जो उस पर बल प्रयोग किया हुआ गुरुत्वाकर्षण बल है और अभिकेंद्रीय बल है, जिससे वो एक निश्चित कक्षा में चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार पृथ्वी भी सेंट्रीपिटल फोर्स से सूर्य नारायण भगवान के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, हम लोग सूर्य को सूर्य नारायण बोल सकते हैं क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत है। हमको सभी ऊर्जाएं सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है और अप्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त होती है। सभी ऊर्जा, यहां तक कि ऑक्सीजन भी, भोजन, ऑक्सीजन, जल सब सूर्य पर आधारित है। तो सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रहा है और सभी प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो अभी तक ज्ञात हैं वो भी घूम रहे हैं, जो अज्ञात है जिसके बारे में बाद में खोजा जाएगा वो भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहे हैं और अभिकेंद्रीय बल से वो उसके कक्षा में घूम रहे हैं अभिकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल का एक एग्जांपल मैं और दे सकता हूं, जैसे पत्थर को हम लोग घुमाना बंद कर दें, ताकत लगाना बंद कर दें, छोड़ने की बात नहीं बोल रहे हैं, रस्सी को घुमाना बंद कर दें तो धीरे धीरे पहले इतने वृत्ताकार पथ पर भ्रमण कर रहा था, लेकिन जब बल प्रयोग करना छोड़ देंगे तो ऐसे इससे वो गति चाल लगेगा और धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ लपट जाएगा रस्सी से। ओके, ऐसा हो सकता है या कहीं भी डायरेक्शन में तुम्हारे चारों तरफ घूम सकता है। एग्जांपल, जैसे हम लोग एक बाल्टी में एक हमने नाव रखा है कागज की, पानी की बाल्टी भरी हुई है या टब भरा हुआ है, उसमें एक नाव है। नाव को बाद में रखेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, इसे पानी को गोल में घुमा देते हैं और फिर नाव को रखेंगे तो नाव पहले तो चारों तरफ घूमेगी, फिर जब पानी की स्पीड कम होने लगेगा तो धीरे धीरे नाव एकदम बीच में आ जाएगा। वो सेंटीमीटर फोर्स है। इसलिए कभी कभी जब कुएं के अंदर भी लोग कूद के तैरते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कुआं भी होता है, अपने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बड़ा कुआं है बहुत सारी जगह पे, तो लोग उसके अंदर कूद के तैरते हैं, सीढ़ी लगी रहती है, साइलाइट पिक्चर में देखा होगा। तो फिर उसमें कूद के नहाते हैं, लेकिन तुमने कुएं में शायद नहाया नहीं होगा, मैंने उसको नोट किया है कि कुएं के एकदम बीचों बीच नहीं जाने का, केंद्र में, क्योंकि जैसे कुएं के बीचों बीच जाते हैं ना तो कोई बल अपने तरफ निश्चित बल से नीचे की तरफ अपने को खींचता है, वो अभिकेंद्रीय बल है। इसलिए कुएं को एकदम सेंटर से क्रॉस नहीं करने का, ऐसा लगता है पानी के अंदर कोई खींच रहा है, वो अभिकेंद्रीय बल है। राइट साइड में से क्रॉस करो, ठीक है, हाँ, उसके व्यास से क्रॉस मत करो, उसके डायमीटर से क्रॉस मत करो, ठीक है, राइट साइड में से क्रॉस कर सकते हो। जीवा कैसे क्रॉस कर सकते हो? ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना? लेकिन बीच में से क्रॉस करके तो व्यास हो जाएगा, तो व्यास में से क्रॉस नहीं करने का, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल उसके बीच केंद्र में प्रयुक्त होता है। समझ गए इसको? अभिकेंद्रीय बल को समझ गए तुम लोग? अच्छे से समझ गए? तो अब हम लोग तीसरे टॉपिक पर चलेंगे, केपलर्स रूल। देखो, केपलर के नियम के आधार पर, केपलर का 3 नियम है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वो न्यूटन के नियम के सहायता से प्रतिपादित करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है, और इस आधार पर F समानुपात 1/r का वर्ग ये सिद्ध करना है। मतलब जो बल है वो ग्रहों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपात में है। मतलब जो ये F प्रतिलोमानुपात r के वर्ग, इसको सिद्ध करना है हमको। F
समानुपाती 1/r का वर्ग, ये सिद्ध करना है। केपलर का 3 नियम है। पहला नियम क्या है? आकृति की सहायता से समझना होगा। आकृति की सहायता से आपको समझना होगा केपलर के नियम को। केपलर का नियम क्या है कि सूर्य जो केंद्रक में है उसके चारों तरफ ग्रह, ये जो ग्रह है वो एक वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार, देखो एक को टोटल वृत्ताकार नहीं है, ये थोड़ा दीर्घ है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करता है। तो पहला नियम क्या है केपलर का कि ग्रह की कक्षा दीर्घाकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के बीच का केंद्र है, उसकी नाभि है बीच के। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि सूर्य केंद्रक है और ग्रह उसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि साथ ही आकृति में बताया गया कि ग्रहों की सूर्य की परितः, मतलब सूर्य के और चारों ओर परिक्रमा करने की, परिभ्रमण करने की जो गति है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। ठीक है, तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? केपलर का दूसरा नियम है ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली, ये जो ग्रह है उसको सूर्य से जोड़ने वाली जो रेखा है वो समान समय में, जितना उसको समय लगता है उसका समय समान समय में समान क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है ना, समान समय में समान क्षेत्रफल प्राप्त करती है। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना इसका क्षेत्रफल है और उतना ही इसका क्षेत्रफल है। जैसे ग्रह की जो ग्रह का जो विस्थापन है, ग्रह के तरह जो तय की गई दूरी है ए से बी तक या सी से डी तक या ई से एफ तक, उसके अनुसार जो क्षेत्रफल व्याप्त हो रहा है ए एस बी, सी एस डी और ई एस एफ, सबका क्षेत्रफल समान है। भले दूरी, भले लंबा लग रहा है, भले चौड़ा लग रहा है, भले लंबा चौड़े के बीच का है, लेकिन जो भी इसका जो क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल है वो समान है। भले आकृति में थोड़ा बहुत आगे पीछे आप समझ लो, आकृति एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं बनी है, ना ही किताब में दी गई है, लेकिन मान लो इसका क्षेत्रफल 100 है तो इसका भी 100 ही होगा और इसका क्षेत्रफल भी 100 होगा। भले इसका त्रिज्या में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, दूरी भी अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल व्याप्त है वो समान है। समझ गए आप लोग? दूसरा नियम क्या है? ग्रह की सूर्य से ग्रह को जोड़ने वाली जो रेखा है वो समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। जैसे उस विस्थापन क्या है उसका ए बी सी डी ई एफ, और उससे क्षेत्रफल व्याप्त है ए एस बी सी एस डी और ई एस एफ, वो एकदम समान है। तीसरा केपलर का नियम के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करने वाले, उसका आवर्तकाल, जो समय लगता है आवर्तकाल, उसका मान लो सूर्य की परिक्रमा करने का जो ग्रहों का आवर्तकाल है वो t है और सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी क्या है? r है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग, मतलब आवर्तकाल क्या t है, हमने t लिया है तो उसका वर्ग, और उसके बीच की दूरी r, मतलब सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी r है, उसका घन, देखो ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग तथा ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन, मतलब रेज़-3 के समानुपात में होता है। मतलब t का वर्ग समानुपात r का घन। जब भी समानुपात का चिन्ह हटेगा तो बराबर स्थिरांक लगेगा। तो यहाँ पर स्थिरांक के लिए हमने क्या लगाया? k। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा k स्थिरांक है, मतलब t स्क्वायर बराबर क्या आ गया? k r क्यू। t स्क्वायर बराबर क्या आ गया? k r का घन। अब इसके आधार पर केपलर के पहले, दूसरे और तीसरे
नियम के आधार पर हम लोग अब F समानुपाती 1/r का वर्ग को हम लोग सिद्ध करेंगे। ओके, तो मैं उसको मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग उसको सिद्ध करेंगे। आप लोग देखिए, इसको याद रखना बस खाली कि t² बराबर k r घन है। ये केपलर का तीसरा नियम है। ठीक है, अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि उसको मैंने क्वेश्चन में मिटा दिया है, लेकिन हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि F समानुपाती 1/r का वर्ग, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग एक आकृति बनाते हैं जिसमें यहां पर बीच में जो S है वो सूर्य है, और सूर्य क्या है, वृत्त का केंद्र है, और ये ग्रह की स्थिति है जहां पर ग्रह स्थित है, और उनके जो बीच की दूरी है वो r है। तो हम लोग को लिखना होगा यहां पर कि सूर्य वृत्त का केंद्र है तथा P वृत्त में यानी कक्षा में ग्रह की स्थिति है। ठीक है, तथा R ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी है, अर्थात त्रिज्या है, अर्थात त्रिज्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से करेंगे। वृत्त की परिधि v क्या है, वेलोसिटी है, गति है। v क्या है, वेलोसिटी है, गति है, ध्यान में रखना। ठीक है, वेग है, वेग हिंदी में उसको वेग बोलते हैं, वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि है बटे ये क्या है, आवर्तकाल। क्या है, आवर्तकाल। मतलब ग्रह को जो परिक्रमा करने में समय लगता है, जो भी समय वो आवर्तकाल है। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2πr क्या होती है, और आवर्तकाल क्या है, t है। तुम्हें समझ गए? यस सर। अच्छा, मान लो पिंड का द्रव्यमान, मतलब ग्रह का द्रव्यमान m है। ठीक है, तो अगर ग्रह का द्रव्यमान m है और उस पर प्रयुक्त बल F है। ठीक है, तो एक बार समझ लो कि जो अभिकेंद्रीय बल जो है, अभिकेंद्रीय जो बल है वो समान है गुरुत्वाकर्षण बल के, मालूम है ना? बल के बराबर। तो F बराबर है, किसके बराबर है, mv² बटे ग्रहों के और सूर्य के बीच की दूरी r के बराबर है। बराबर है? अच्छा, v² क्या है, v क्या है, m v क्या है, वेग है। लेकिन v का मान क्या निकाला हमने, 2πr बटे t। उसका भी क्या हो गया, वर्ग। v का वर्ग है इसलिए इसका वर्ग हो गया बटे। देखो इसको कैसे डिवाइड करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
फिजिक्स को ये देखो बहुत ही जरूरी है। m गुणे v क्या है? t है 2 पाई r बटे t, 2 पाई r बटे t का वर्ग, बराबर है, बटे r क्या है? r मालूम है ग्रहों और सूर्य के बीच की दूरी है r, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो f बराबर m है गुणे 2 पाई r, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर, और r का वर्ग क्या हो जाएगा? r का वर्ग बटे नीचे क्या है? t है, और उसके नीचे क्या है? हाँ, यहाँ भी t का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग जब खुलेगा तो t का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, r का वर्ग r स्क्वायर, t का वर्ग t स्क्वायर बटे r का वर्ग, नहीं r का वर्ग नहीं, r तो नीचे है, ठीक है। अच्छा अब f बराबर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m, या m बीच में लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 m पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे t स्क्वायर गुणे, ये r को r बटे करके ऊपर ले सकते हैं, 1 बटे r, r कट गया, r से r स्क्वायर कटा, r बार आएगा, मतलब f बराबर होगा 4 m पाई स्क्वायर r बटे t स्क्वायर। लेकिन हमको पता है कि t स्क्वायर क्या है, न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन नहीं केपलर, सॉरी केपलर का जो नियम था तीसरा, केपलर के नियम के अनुसार हमको पता है कि t मतलब आवर्तकाल का वर्ग किसके समानुपाती था? उनके बीच की दूरी r के समान घन के समानुपात में था, मतलब t स्क्वायर बराबर क्या आया था? k r घन, ये आया था ना। तो हम लोग लिखेंगे f बराबर 4 m पाई स्क्वायर r बटे t स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? k r घन। अब r से ये कट जाएगा, r स्क्वायर टाइप। अब f बराबर हो गया 4m पाई स्क्वायर, 4m, ये 4m पाई स्क्वायर बटे k, और ये यहाँ पर उसको 1 मान लेते हैं, इससे गुणा करेंगे 1 से तो यही आएगा, बटे नीचे r स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, r स्क्वायर को हम लोग सेपरेट किया, क्योंकि k गुणे r स्क्वायर करेंगे तो वापस k r स्क्वायर आ जाएगा, k गुणे r स्क्वायर करेंगे तो k r स्क्वायर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने साइड में कर लिया, देखो 4m पाई स्क्वायर, इसको हमने साइड में किया, और k को भी साइड में कर लिया है अपॉन में, और ऊपर 1 बचा, क्योंकि उससे गुणा करेंगे तो यही आएगा वापस, और k को कॉमन ले लिया है, r स्क्वायर आ गया साइड में। तो ये क्या है? बटे k है, बटे स्थिरांक में जो भी रहेगा, स्थिरांक में जो भी आएगा, या स्थिरांक में किसी भी चीज से भाग देंगे तो वो स्थिरांक ही आएगा। f अगर ये स्थिरांक को, इसको पूरा स्थिरांक मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर k है, बटे k जिसमें भी रहेगा बटे स्थिरांक, तो पूरा स्थिरांक माना जाएगा। और जब भी स्थिरांक और बराबर का चिन्ह हटेगा या तो समानुपात लगता है, जैसे समानुपात हटता है तो बराबर स्थिरांक लगता है, वैसे ही बराबर स्थिरांक हटेगा तो समानुपात लग जाएगा, 1 बटे
आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देने का हमको कि यहाँ पर 4m पाई स्क्वायर बटे k, ये क्या है? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। अतः सिद्ध होता है F समानुपात 1 बटे आर स्क्वायर। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि F समानुपात 1 बटे आर स्क्वायर। तो इसको तुम लोग ध्यान में रखो, इसको याद रखो। आज के लिए इतना डोज काफी है। दूसरे पार्ट में हम लोग आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? इसको ध्यान से सुनना, पढ़ना और रिवीजन करना, ठीक है?